डिमांड भी करती हैं लड़कियां। बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस मैंने देखे हैं जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, हमारे जनरल इलेक्शन, हम्म। तो उनमें देखते हैं कि लोग डिमांड करते हैं कैंडिडेट से कि भाई फ़ोन करते हैं, मुझे आज रात को अगर दारू नहीं मिली तो मैं कल तेरे को वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे इधर भी होता है कि गर्ल्स कुछ डिमांड करती हैं कि आज मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो कल तुम्हारी वोट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ चुनाव के लिए हैं, एबीवीपी सिर्फ चुनाव के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 365 डेज ऑन 365 मैटर्स एबीवीपी इज ऑलवेज एक्टिव। एकदम वो बीजेपी वाली लाइन। देश की मिट्टी है, देश से जुड़ा हुआ है। बीजेपी से भी काफी पुरानी है एबीवीपी। यू का तो हर साल कोई भी हो जो इलेक्शन होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो जितना बजट एक विधानसभा छोटे से में आता होगा ना, उतना यहाँ पे खर्च हो जाता होगा। 100 गाड़ियाँ डिफेंडर तक चल रही हैं, 1.5 करोड़ की, BMW, मर्सिडीज, 2-3 करोड़ की गाड़ियाँ, ये कहाँ से आती है, कौन लोग लाते हैं ये? सब भाड़े की होती है। तो हमारे कल्चर में गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा कहा जाता है कि जो गुरु है वही भगवान है। आपको दादागिरी दिखानी है तो फिर आप में और एक गुंडे में क्या डिफरेंस है? यो भाई ने ये कर लिए, ये ऐसा थोड़ी होता है। जैसा कि हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा इसलिए ही राहुल गांधी जी हमसे मिलने हैं। राहुल गांधी जी तो जेल में बैठने वालों से भी मिलते हैं, आए दिन वो गुंडे मवालियों से भी मिलते हैं, वो क्रिमिनल से भी मिलते हैं, वो उनको भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो ये सब प्रूव करना, तो इससे कुछ मेरे को नहीं लगता कि कुछ प्रूव हो जाएगा। इवन देवर सम स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, जो मित्रा के ऑफिस में उसका वेट कर रही थी कि मित्रा आएगी, हमारी प्रॉब्लम सुनेगी। आप सोच के देखिए कि कितना डरावना एक्सपीरियंस होगा उन बेचारी लड़कियों के लिए कि उनको उसके ऑफिस में बंद कर दिया गया कि राहुल गांधी आया है, लॉक कर दिया गया ऑफिस। आप जस्ट बिकॉज आपके पास एक ऑर्गन डिफरेंट है फ्रॉम अस, तो आप कहीं भी किसी भी लेवल पर बड़े हो जाते हैं, या आप कहीं भी हमें सप्रेस कर सकते हैं। आप हम ही से निकल के आए हैं, हम ही जननी हैं, हम ही नर्चरर्स हैं। अगर हम आपको बना सकते हैं तो हम आपको मिटा भी सकते हैं। क्या बातें होती है नॉर्मल लड़कियों में? एज आई सेड कि आपकी कार की रैली, आपके भाड़े के कपड़े, आपके भाड़े के जो भी भाड़े के लोग आ रहे कपड़े? हैं, हाँ भाड़े कपड़े भी भाड़े में ही पहनते हैं। इतनी कौन 150 व्हाइट शर्ट लेके घूम रहा है? तो जो भी है आपका भाड़े पे जो चल रहा है कारोबार, उससे कोई भी लड़की तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती है। वो मेरे बैग तक ही पहुंचा था, बट ही वॉज अबाउट टू टच मी, तो एक भाई ने उसको पकड़ा पीछे से, उसने बोला बहना पुत्रो मैं देखता हूँ। देखिए सब हर लड़की के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। एक लड़का था, उसने मुझे डीएम करा, बहुत मतलब आई वुड से कि ऐसे रिमार्क्स उसने वो मैसेज करा कि मैं रो पड़ी उसको देख के। तो मैंने ना, वो आरयू से था वो लड़का, डीयू का था भी नहीं। तो उसने कि रौनक खत्री के सपोर्ट में मुझे ऐसे ऐसे लिखा, और साथ में मेरे भाई का भी उसमें नाम लिखा है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने ना, मैं उसकी प्रोफाइल पे गई, मैंने उसका सरनेम सर्च करा, उसकी आईडी पे ओपन प्रोफाइल थी, मैंने उसकी मम्मी का अकाउंट निकाला और मैंने उसकी मम्मी को वो स्क्रीनशॉट्स भेजे। फिर मैंने उसकी बहन का अकाउंट निकाला, मैंने उसकी बहन को भी वो स्क्रीनशॉट्स भेजे। एक तो आप पे इतना गूदा है कि आप अपने मेन अकाउंट से, जहाँ आपकी माँ बहन है, वो एक्सेसिबल है किसी भी इंसान के लिए, आपकी मम्मी और आपकी बहन तक जाना, और आप किसी और की माँ बहन के लिए ऐसे बोल रहे हो। अरे कोई नॉर्मल लड़की होती या कोई शरीफ लड़की होती जो शायद थोड़ी मुझसे ज़्यादा सेंसिटिव होती, वो कितना गलत स्टेप उठा लेती ये सब कुछ पढ़ के। वो तो आप किसी की जान से खेल रहे हो। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानी वाला। कहानी वाला पर आप हर बार एक नया पॉडकास्ट देखते हैं, एक नई कहानी देखते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किसी ने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई, या फिर कोई बड़ा नेता बना, या कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे हम बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल्चर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, उन पे बात करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियों को लेकर किस तरह की चीज़ें होती हैं, या लड़कियों की यहाँ पर किस तरह की सोच है, वही हम बातचीत करेंगे। और इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भूमिका जी हैं। भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी वाला। थैंक यू सो मच। भूमिका जी से हम बातचीत करेंगे, और भूमिका जी एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हैं।
सोशल मीडिया पे आप उनके पोस्ट देखते हैं, उनके इंस्टाग्राम रील देखते हैं, एबीवीपी की कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं उनके हाथों में आपको वो एबीवीपी वाली तख्ती हमेशा मिल जाएगी और अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं। तो ये सब चीज़ें उनसे हम जानेंगे। भूमिका जी, मैं सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में, आपने थैंक यू अपना सो कीमती मच। समय दिया। और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप पहली बार आपने एडमिशन लिया, आप यहाँ की स्टूडेंट बनी, तो आपने क्या महसूस किया इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसी चीज़ें आपने देखी? पहला दिन तो मेरा बहुत अलग था। अब जो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सोचती हूँ उससे तो काफ़ी अलग था। तो एज़ आई सेड अर्लियर बहुत बार कि जब मैं पहले दिन वहाँ पे गई, इवन जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। अब आप कभी भी, अब तो काफ़ी नैरेटिव चेंज हो गया होगा, बट आप पहले जब मेरा टाइम था 2020-21 की बात थी, तो आप यूट्यूब पे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्च करोगे तो सब कॉलेजेस के बारे में सारे स्टूडेंट्स जितने भी ब्लॉगर्स थे उन्होंने जो भी वीडियोस बनाई थी, तो उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी कि ये ख़राब है, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और मुझे भी कुछ ऐसा ही कॉलेज मिलेगा। फिर मुझे कॉलेज मिला करकरडूमा में, विवेक विहार में। तो जमुना पार्क के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी। तो कहीं न कहीं मेरे मन में ऐसी चीज़ें थी कि यार मेरी कॉलेज लाइफ़ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, या शायद जो फ़िल्मों में देखा है वैसा नहीं होगा, या जो कॉलेज लाइफ़ मेरा भाई है वो हम्म, आईपी यूनिवर्सिटी में था, हम्म, तो उसके जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी। फिर मेरा एडमिशन हुआ विवेकानंद कॉलेज में और मैं कॉलेज गई पहली बार। 1-2 दिन तो मैंने अवॉइड भी किया कॉलेज जाना। फिर जब मैं गई तो फिर मुझे वही सब दिखा कि एक तो कैंटीन में खाना अच्छा नहीं था। खाना मैं हम्म, घर से नहीं लेके गई थी, तो मैं कैंटीन गई तब पहली बार, इतना गंदा खाना था मेरी कैंटीन में। फिर मैंने उनकी किचन देखी, वो बहुत गंदी थी। मैंने डेस्क देखे, वो टूटे हुए थे। तो ये सब चीज़ें मेरे मन में, क्योंकि बच्चा होता है उसको ना, हम्म, जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि कॉलेज जाके कॉलेज के मज़े आएँगे, फिर हम्म। आपकी लाइफ़ खुलेगी। शायद कॉलेज में अब हमें लगता है कि नहीं, आगे जॉब करेंगे तो लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। तो फिर अब वो ना बहुत ड्रास्टिक चेंज था मेरी लाइफ़ का। तो मुझे लगा अब तो लाइफ़ ख़राब हो गई अब तो 3 साल ऐसे रहना पड़ेगा। बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि कहाँ हमारा कॉलेज कहाँ स्टैंड करता था, या सोच मेरी कैसी थी और वो कैसे बदली है। तो आपने देखा कि बिल्कुल जो सोचा था फ़िल्मी हो जाएगा सब कुछ। आपको क्या लगता था कि जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो कैसा रहेगा? क्या सोचा था कि एकदम कुछ आया होगा ना, इमेजिनेशन बनी होगी दिमाग में कि इस तरह का मेरा कॉलेज होना चाहिए, मैं ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ कॉलेज जाके? आई गेस बच्चों को काफ़ी लॉलीपॉप्स दे दिए जाते हैं स्कूल टाइम में ही। जब आप 10th में होते हो, स्ट्रीम ले रहे हुँ, होते हो, तब ये बोल दिया जाता है कि ये वाली स्ट्रीम लेना ताकि ये कोर्स कर पाओ, हुँ, ये कॉलेज ले पाओ, ऐसी लाइफ जी हुँ, पाओ। तो फिर आप फिर कॉलेज में जाते हो तो दीवारें टूटी हुई हैं हुँ। और डेस्क टूटे हुए हैं, तो ऐसा लगता है अब सपने भी टूट जाएँगे इन्हीं की तरह। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा था, बट वो चीज़ें समझना कि गवर्नमेंट कॉलेज है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, टू नो दिस, मतलब जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द चेंज, कि मैं इसको बदल सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है एज़ अ स्टूडेंट, तो वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग पार्ट था, तो फिर मैं जाके एबीवीपी का हिस्सा बनी। तो आपको लगा कि अब मुझे कहीं न कहीं इसको बदलना चाहिए हाँ जी। और फिर आपने उसको ज़रिया ढूँढा कि ये एबीवीपी हो सकता है। अ, ऐसा कुछ नहीं लगा कि जब आपने 12th किया, 12th के बाद बच्चे अक्सर देखते हैं कि मैं फला यूनिवर्सिटी जाऊँ पढ़ने, मैं फला डीयू ही क्यों चूज़ किया कि मैं डीयू जाऊँ? आई गेस क्योंकि डीयू की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और अब जब मैं काफ़ी करीब से डीयू को जान चुका हूँ, तो ऐसी यूनिवर्सिटी सच में कहीं नहीं है। इतनी डाइवर्सिटी, इतनी खूबसूरती से, जो इतने सारे अलग-अलग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर वर्ग से छात्र आता है। हुँ, अगर आपको लाइफ के बारे में जानना है, आपको ये जानना है कि कितने प्रकार के लोग होते हैं, कैसी लोगों की सोच होती है, कैसे बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं, तो आप 3 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिता के देखो। आपका पूरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं जब हम स्कूल में होते हैं तो हम एक बबल में होते हैं। हम सबको अपने पर्सपेक्टिव से जज करते हैं, हमने आईने पहने होते हैं, यही लाइफ है, हुँ, यही मेरा बबल है और यही है जो दुनिया है। हुँ। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके मैंने ये देखा कि नहीं, जो दुनिया जिसके बारे में मैं जानती थी, उससे बियॉन्ड बहुत कुछ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा पार्ट है।
एज ए गर्ल आपने क्या कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी आई होंगी कि एक लड़की के लिए कॉलेज में किस तरह की चीज़ें रहती थी? अ, दिल्ली के बारे में जिस तरह की बातें अक्सर होती हैं, तो वहाँ के कॉलेजेस में किस तरह की चीज़ें थी कि भाई लड़की हूँ और मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? अम, पहली चीज़ तो मेरे घर से काफ़ी दूर था मेरा कॉलेज। हुँ, 40-50 मिनट आप मेट्रो में हुँ, बिताइए, फिर आप रिक्शा लीजिए, फिर आप कॉलेज में आइए। और कॉलेज तो चलो मेरा ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है, हुँ, अच्छा कॉलेज है। बट मेरे कॉलेज के अराउंड इतनी सारी चीज़ें होती थी, जिसके लिए बार-बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन हुँ, पर धरने दिए, हुँ, हमने पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट्स लिखवाई, एफआईआर लिखवाई। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि मेबी मेरी फैमिली यहाँ पर है और काफ़ी बच्चों की फैमिली यहाँ पर है, पर बहुत सारी लड़कियाँ मेरे कॉलेज में ऐसी थी, असम से आई हुई हैं, हुँ, लद्दाख से आई हुई हैं, बंगाल से आई हुई हैं। तो उनके साथ जब ये चीज़ें होती थी, छेड़छाड़ होगी, कुछ होगा, तो लड़कियाँ बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं, वो किसको बताएँ? हुँ, जहाँ वो अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आई हैं कि मम्मी अब मैं कुछ बन के आऊँगी, उसी मम्मी को वो कैसे कॉल पे बताए कि मम्मा आज ये हो गया। हुँ। तो वहाँ पर हम एक-दूसरे का सहारा बने आई गेस, और अब चीज़ें काफ़ी बेटर हैं, अब चीज़ें सही हो गई हैं। अब काफ़ी बेटर हाँ, हैं। ऐसा लगता है ना पहले ही हम घर छोड़ के आए हैं और फिर उसके बाद हम रोज़ कंप्लेंट कर रहे हैं कि हुँ, आज मेरे साथ ये हो गया, आज फलाँ लड़के ने मुझे ये बोल दिया, आज ये बोल दिया, आज वो भी सही नहीं रहता है उस टाइम में। एंड अब एबीवीपी पे मैं बात करूँगा लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उस पे मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ। जब इलेक्शंस होते हैं तो किस तरह का माहौल रहता है गर्ल्स कॉलेज में, आपके कॉलेज में क्या माहौल रहता है? क्योंकि बॉयज़ कॉलेज का या फिर जो कोएड कॉलेज है उनका मैंने थोड़ा बहुत देखा है, मैंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से उनको फ़ील किया है। लेकिन गर्ल्स कॉलेज में क्या रहता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं? आई गेस गर्ल्स कॉलेज में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं कि अगर कोई कैंपेनिंग के लिए आ रहा है, हुँ, तो वो अपने साथ 4 ही लोग लेके आ सकते हैं। हुँ, कभी-कभी ऐसा देखने को मिला है कि गेट्स तोड़ दिए या कुछ गार्ड से ज़बरदस्ती कर ली और फिर लड़के घुस गए, ऐसा कुछ है। बट टचवुड हमारे कॉलेज में एक बार हुआ था, बाकी तो नहीं हुँ, हुआ आज तक। पिछले साल का चुनाव तो काफ़ी क्लीन गया है। हुँ, कोई भी कैंडिडेट 4 लोगों के अलावा किसी को लेके नहीं आया। बहुत पीसफुली एक-एक बच्चे से जाके बात करी। आई एम टॉकिंग अबाउट एबीवीपी। हुँ, तो एक-एक बच्चे से जाके बात करी। काफ़ी मुझे लगता है कि गर्ल्स कॉलेजेस को अब लोगों के अंदर ये थोड़ी डेलिकेसी और ये हुँ। थोड़ी मैनर्स आ गए हैं कि हमें प्यार से ट्रीट करना है, इनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है। तो ये हल्ला-वल्ला और ये सब इधर ने ऐसे करके, ये हमारे कॉलेज में ज़्यादा नहीं होता। एंड कोएड कॉलेज में मैंने देखा मूवीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। उनको पूल्स ले जाया जाता है, वाटर पार्क ले जाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गर्ल्स कॉलेज में क्या आता है कि भैया तुम भी ये करो, ये मज़े उड़ाओ, इलेक्शन दिल्ली का इलेक्शन सबने देखा है, कितने करोड़ों खर्च होते हैं दिल्ली इलेक्शन में। तो आपके कॉलेज में क्या ऑफ़र करते हैं आते हैं जब? देखिए, ये चीज़ें तो आई गेस पूरी यूनिवर्सिटी में ही है हुँ, कि चुनाव आएगा तो चलो आपको वाटर हुँ, पार्क ले हुँ, जाएँगे, मूवीज़ के लिए ले जाएँगे। बट मुझे लगता है कि आप लोगों का मन बहला सकते हो, आप उनकी सोच नहीं बदल सकते। अगर आपको सोच हुँ, बदलनी है, तो सिर्फ़ आप वो काम से बदल सकते हो। तो ये पूरा जो मेबी हमने ये जो एक ट्रेंड बना दिया है कि हमें पैसे खर्चने हैं, हुँ, हमें मूवीज़ के लिए लेके जाना है, हमें हुँ, पोस्टर्स लगाने हैं, हमें ये करना है, वो करना है। आई गेस दिस इज़ नॉट द राइट पाथ जिसमें हम जा रहे हैं हुँ। एज़ अ यूथ। हम तो यूथ पॉलिटिक्स में है ना। अगर यूथ ही ये सब करेगा तो फिर हम बड़े-बड़े एमएलए से, एमपी से, बड़े-बड़े नेताओं से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी क्या बात सुनेंगे? हम तो खुद ही रिश्वत दे के वोट्स ले रहे हैं। बट मेबी हम समाज का पार्ट है और समाज में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर भी होगी। तो धीरे-धीरे मुझे लगता है हमें ये सब चीज़ें कहीं न कहीं कम कर देनी चाहिए। जैसे इस साल भी कोर्ट से ऑर्डर आए थे कि जब तक आप पोस्टर्स वगैरह और जितना भी आपने पेंट यहाँ-वहाँ करा है, वो आप क्लीन नहीं कर देते हो, तब तक हम रिज़ल्ट नहीं देंगे इलेक्शन का। तो इलेक्शन का रिज़ल्ट आई गेस 1 डेढ़ महीना तो लेट आया ही था हुँ, हुँ। वोटिंग से। तो ये कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हम मेबी गवर्नमेंट भी, सिस्टम सारा साथ मिलकर कहीं न कहीं हमारी ये सोच तो बदल रही है कि जो अननेसेसरी हम मेबी रिसोर्सेज़ को भी खराब कर दे रहे हैं, जो शायद हम किसी अच्छी जगह यूज़ कर पाएँ, हम उनको खराब कर दे रहे हैं, तो वो हम कहीं न कहीं ना करें। लेकिन मैंने सुना था, मैं किसी से बात कर रहा था, हुँ, एक हुँ। डीयू के आज से 4-5-6 साल पहले एक रहे होंगे, एक अच्छी पोस्ट पे थे वो। उनसे मैं बात की तो उन्होंने बताया, यहीं पे एक पॉडकास्ट में वो आए थे
कि ऐसा होता है कि लड़कों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैमरा पे नहीं बोल सकते, ये सब आता है। लेकिन गर्ल्स के लिए भी ऐसी चीज़ें आती हैं, लाइक उनको मेकअप किट दी जाती है, लिपस्टिक उनको दी जाती है कि आप ये यूज़ कीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को दी जाती हैं जो हॉस्टल्स में आती हैं, या फिर लाइक आप किसी की नोन है तो आपके पास आएँगी, आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो ऐसा कुछ भी होता है कि इलेक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पिछले साल क्योंकि मैंने चुनाव बहुत करीब से देखा, तो मैं एक पीजी में गई थी बच्चों से मिलने के लिए। गर्ल्स पीजी था, काफ़ी रात हो रही थी एंड बारिश हो रही थी बाहर, तो मुझे वहाँ रुकना पड़ा, ज़्यादा बात करनी पड़ी, मैंने खाना भी वहीं खाया। तो उस एक लड़की थी वहाँ पे, बिहार से आई थी वो, और उसने मुझे बताया कि दीदी, मुझे नहीं लगता कि कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, लिपस्टिक, चॉकलेट्स, ये सब आके मुझे वो श्योरिटी दे सकते हैं कि जहाँ मैं वोट डाल रही हूँ वो एक सही जगह है। उसने बोला लिपस्टिक 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, पर मेरी जर्नी यहाँ 3 साल की है। मुझे 3 साल की सेफ्टी, वो श्योरिटी कि मेरी एजुकेशन कहीं काम आएगी और मैं सेफ रहूँगी, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल रहूँगी, मेरे को इज़्ज़त मिलेगी, मुझे उसके लिए वोट देना है। ये खाना 2-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बट आपकी डिग्री जो है, जो आप एक्सपीरियंस लेने आए हो यूनिवर्सिटी में, आई गेस बच्चा उसके लिए वोट देता है, तो हमें उसकी तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें होती हैं, आई वुड नॉट से कि नहीं होती, मैंने तो नहीं करी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी से अगर मैं मिलने गई हूँ तो खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता, चॉकलेट्स ले गए या कुछ है, बट ऐसे नहीं कि हम आपको ये दे रहे हैं तो आप हमारी वोट दो। मैंने कभी ये चीज़ नहीं करी कि ये मेरा भाई है और आप इसको ऐसे वोट दो, हम आपको ये देंगे, नहीं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ बात किसी से करी होगी तो मैंने उनकी जर्नी उनको एक्सप्लेन करी होगी, अपनी जर्नी उनको एक्सप्लेन करी होगी, या उनकी समस्याएं सुनी होंगी, उनकी जर्नी सुनी होगी। आई गेस ऐसे ही बॉन्ड बनते हैं, ऐसे ही आप चुनाव जीतते हो या आप चुनाव में पार्टिसिपेट करते हो, और ऐसे ही चुनाव को चलना चाहिए। ये बहुत गलत ट्रेंड्स हमने सेट कर दिए हैं। कुछ डिमांड भी करती हैं लड़कियां? बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस मैंने देखे हैं, जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं हमारे जनरल इलेक्शन, तो उनमें देखते हैं कि लोग डिमांड करते हैं कैंडिडेट से कि भाई, फ़ोन करते हैं, मुझे आज रात को अगर दारू नहीं मिली तो मैं कल तेरे को वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे इधर भी होता है कि गर्ल्स कुछ डिमांड करती हैं कि आज मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो कल तुम्हारी वोट नहीं है। आई गेस नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करा। मैं जितनी भी लड़कियों से मिली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अगर मेरे आगे कुछ डिमांड किया है मुझे अपनी बहन समझ के, तो सिर्फ एक चीज़ डिमांड करी है, रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की किसी चीज़ के लिए या किसी बहकावे में आके अपने घर से या अपने पीजी से आधा घंटा ट्रैवल करके कॉलेज जाएगी, फिर लाइन में लगेगी, फिर वोट कास्ट करेगी। तो ये सब चीज़ें मे बी आप किसी को बहला सकते हो ये सब करके, या वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, पर ऐसे आपको वोट्स कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। एंड कल्चर कैसा रहता है एबीवीपी का? जो कल्चर है, आप उसके कार्यकर्ता हैं, तो उसका कल्चर कैसा रहता है? कि लड़कियों के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आप वहाँ पे जुड़ते हैं, उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती हैं, किस तरह के काम करने होते हैं, या फिर केवल वो तख्ती उठा के बस चलते रहो चलते रहो? नहीं, नहीं, ये एक बहुत ही गलत परसेप्शन है, जो शायद एबीवीपी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ़ आप धरने देने के लिए हो, सिर्फ़ आप पॉलिटिक्स के लिए हो। हमारी बहुत सारे अलग-अलग ऑर्गन्स हैं एबीवीपी के, जैसे कल्चर के लिए, आर्ट के लिए हमारे पास राष्ट्रीय कला मंच है। तो वहाँ पे हम एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं आर्टिस्ट को कि आप आइए और अपना टैलेंट दिखाइए, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे देश भर में इवेंट्स होते हैं, देश भर में राष्ट्रीय कला मंच के प्रोग्राम्स होते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट फॉर सेवा है एक, कि आप आइए और सेवा कीजिए। जैसे बहुत सारे एनजीओज़ काम करते हैं, ऐसे एबीवीपी में बच्चे आकर काम करते हैं, पेड़-पौधे लगाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ चुनाव के लिए हैं, एबीवीपी सिर्फ चुनाव के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 365 डेज़ ऑन 365 मैटर्स एबीवीपी इज़ ऑलवेज़ एक्टिव। एंड मतलब जब मैं आई थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसे चुनाव होते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आते ही सबसे पहले मैंने एक क्विज़ करवाई थी कॉलेज में,
उसके बाद एक ऋतुमती अभियान होता है जिसके तहत हम बस्तियों में जाते हैं और हम पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, ये सब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने ये सब काम किए। उसके बाद कहीं जाकर मुझे पता चला कि अच्छा चुनाव भी कुछ होता है। तो चुनाव इज ओनली, मे बी आप इसको एक इवेंट बता सकते हो एबीवीपी की भाषा में। तो ये एक इवेंट है बस जिसका हम पार्ट है। साल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से एक चीज़ चुनाव है। चुनाव ही वो एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से एबीवीपी का अस्तित्व है। एबीवीपी का अस्तित्व बहुत सारी चीज़ों के लिए है और सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो कल्चरल रिवाइवल है उसके लिए है। तो आई गेस किसी एक बॉक्स में डाल देना किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, एटलीस्ट एबीवीपी को, दिस इज़ नॉट राइट। आप एक बार आके देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक कार्यक्रम होता है मदारी नाम का, मैंने देखा। मैं 2 साल से उसकी पार्ट हूँ। आई हैंडल द मीडिया देयर। तो वहाँ पर ऐसे-ऐसे बच्चे आते हैं जो शायद हमारी विचारधारा के भी नहीं होते, बट स्टिल वो वहाँ पे परफॉर्म करके जाते हैं। कितनी बार उनको प्राइजेस मिले हैं, वो अपना आर्ट एग्जीबिशन लगाते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें जानते हैं करीब से। तो आई गेस एबीवीपी एक पॉलिटिकल नैरेटिव से तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये देश की मिट्टी है, देश से जुड़ी हुई चीज़ है और देश के लिए ही काम करेगी, आपके लिए ही काम करेगी। एकदम वो बीजेपी वाली लाइन। देश की मिट्टी है, देश से जुड़ा हुआ है। बीजेपी से भी काफ़ी पुरानी है एबीवीपी। हम्म तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स के लिए है या पॉलिटिक्स तक सीमित है। लेकिन एक चीज़ मैं और देखता हूँ, जितना लड़कों को, जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं, जिस तरह का उनको एक्सपोजर मिलता है, जिस तरह से वो सामने एकदम आ जाते हैं, लड़कियां उस तरह से कभी नहीं दिख पाती या उस तरह से सामने नहीं आ पाती, उतना एक नैरेटिव नहीं बन पाता। हालांकि आप काम करती हैं, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो एबीवीपी में काम करती हैं, लेकिन जिस तरह से लड़के हैं, आप किसी को भी डीयू के प्रेसिडेंट को देखिए या और आप सेक्रेटरी को देखिए, और कई सारी पोस्ट हैं उनमें लड़के हैं, वो कहीं ना कहीं सामने दिखने लग जाते हैं, वो उतना अच्छे। लेकिन लड़कियां उतना नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा पीछे क्यों रह जाती हैं? देखिए, जहाँ बात आपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी करी, अभी सेक्रेटरी जो है मित्रविंदा जी हैं, वो एक फीमेल स्टूडेंट लीडर हैं, एबीवीपी से हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं भी एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंट कहीं कम काम किया है या कहीं उन्होंने लोगों की बात कम सुनी है। ये जो पीआर एक चल रहा है सोशल मीडिया का, शायद वो प्रेसिडेंट जी का ज़्यादा चल रहा है, बट काम हमारी सेक्रेटरी भी खूब कर रही हैं एंड आई वुड से उनसे बेटर कर रही हैं, उनसे ज़्यादा रूट पर जाकर कर रही हैं। शोशेबाजी करना या कुछ एक्टिंग करना, वो स्टूडेंट लीडरशिप में नहीं आता। आप कितना लोगों से जुड़ पाए हो, आपने कितना काम किया है, कितने लोग, अभी भी वो बेचारी, कल मेरी उससे बात हुई तो शी वॉज इन मुंबई, तो वो भी अलग अलग वर्गों में जाकर, अलग अलग स्टेट्स में जाकर काम कर रही है, वो यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में जाकर काम कर रही है। एंड मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट एबीवीपी में ऐसा है कि लड़कियां कहीं पीछे हैं। आई वुड टेल यू, मेरे लिए तो एबीवीपी एक फैमिली है। शायद मैं अपने सगे भाई को वो बात बाद में बताऊं, जो भाई मुझे एबीवीपी से मिला है, मैं उसको पहले जाके बता देती हूँ कि भैया ऐसे हुआ है या ये है, आप मेरी ये हेल्प कर दो, ऐसे है वैसे है। तो लड़कियों के लिए इतना फेमिलियर इन्वायरमेंट है एबीवीपी में, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है कि इतने साल से कोई भी विमेन रिप्रेजेंटेटिव एनएसयूआई की एबीवीपी से नहीं मतलब जीत पाई है। एबीवीपी बहुत साल से जो विमेन सीट है उसको ले रही है। अभी पिछले साल भी अपराजिता जी जीती, इस साल भी मित्रविंदा जीती, एंड आई एम वेरी श्योर इस साल भी कोई ना कोई हमारी ही फीमेल कैंडिडेट जीतेगी। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। पिछले साल तो इवन कोई लड़की थी ही नहीं जिसने एनएसयूआई से तैयारी की थी चुनाव की। तो मुझे लगता है कि एबीवीपी तो बिल्कुल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे महिलाएं कहीं आदमियों से पीछे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे भाई हैं वो हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं, कहीं नहीं वो कि हम आगे जाएंगे तुम पीछे रहो, या वो हमें ऐसा शो कराएं कि हम तुम्हारी ढाल हैं। एक सहारा बनना और किसी को ढाल बनना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो एबीवीपी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं कहीं भी पीछे हैं या लड़कियों को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। आई गेस यहाँ भी आपने मुझे बुलाया है तो वहीं देख के बुलाया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एबीवीपी में तो बिल्कुल नहीं है। बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुझे नहीं पता। लेकिन जितनी शोशलेबाजी ये डीयू के इलेक्शन में होती है, अब मैंने पूरे भारत में किसी भी इलेक्शन में इतना नहीं देखा।
थोड़ा बहुत राजस्थान में वो हुआ था, 2-3 रविंद्र भाटी वाला, निर्मल चौधरी वाला, वो दोनों इलेक्शन काफ़ी रहे थे। और लेकिन डीयू का तो हर साल कोई भी हो जो इलेक्शन होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो जितना बजट एक विधानसभा छोटे से में आता होगा ना, उतना यहाँ पे खर्च हो जाता होगा। 100 गाड़ियाँ डिफेंडर तक चल रही हैं 1.5 करोड़ की, BMW, मर्सिडीज, 2-3 करोड़ की गाड़ियाँ, ये कहाँ से आती है, कौन लोग लाते हैं ये? सब भाड़े की होती है। देखिए ऐसा है ना कि अगेन एज आई सेड, ये एक ट्रेंड है जो हमने बिल्ड कर दिया है, एंड जस्ट टू फिट इन वी हैव टू फॉलो इट। कि ये पिछले साल हुआ था तो इस साल का कैंडिडेट भी वही करेगा, या उसको लगता है कि बच्चा यही देखेगा। बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इस पिछले चुनाव में रहकर, कोई भी बच्चा आपकी गाड़ी, आपकी लैम्बोर्गिनी, आपकी ये डिफेंडर, रोल्स रॉयस, इसको देखकर आपको वोट नहीं देता है। वो यही देखेगा कि जो उसकी समस्या है आप उसका कितना सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे इंसान हैं, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, वो सिर्फ ये देखेगा। उसको आपकी रैली से और आपके जितने 15-20 आप लड़के लेके घूम रहे हो भाड़े हुए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको पिज्ज़ा, बर्गर, लिपस्टिक, चॉकलेट कुछ नहीं चाहिए। वो एक साधारण स्टूडेंट है जो कॉलेज में आया है, पढ़ने आया है, अपना करियर बनाने आया है, उसको सिर्फ उसकी पड़ी हुई है। लेकिन ये इतना पैसा कहाँ से आता है अगर भाड़े पे भी कोई लेके आ रहा है? अगर आपने 100 गाड़ियाँ भाड़े में मंगाई और उसमें 50 आपकी बढ़िया गाड़ी हैं, ये BMW और ये सब, तो वो तो नॉर्मल 5-7-10 हज़ार रुपये से कम नहीं आएगी पर डे के हिसाब से भी। तो इतना मोटा पैसा कहाँ से खर्च होता है? सब तो खर्च करते हैं, चाहे वो NSUI का हो या फिर ABVP वाला हो। लास्ट हमने डेढ़ा वाला देखा था, क्या मतलब कितना कहाँ से आता है पैसा? स्टूडेंट्स कहाँ से इतना पैसा ले आते हैं? वही तो, ये कितनी गलत चीज़ है। मतलब एक स्टूडेंट जिसको ये सब नहीं पता है, अगर आप समझो कि एक बहुत अच्छा लीडर है, कोई बच्चा है, वो मामूली घर से आता है, बहुत अच्छा लीडर है, अब वो पहली बार दूसरों के चुनाव देगा, वो कहेगा भाई लैम्बोर्गिनी लानी पड़ेगी वरना कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो आप कितना गलत एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो बच्चे के अंदर कि लैम्बोर्गिनी है तो कुर्सी है वरना नहीं है। ये एक बहुत गलत चीज़ है, और हम भी सब इसका पार्ट रहे हैं। बट और मुझे ना इस बारे में नॉलेज भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये पैसा कहाँ से आता है। मे बी लोग स्पॉन्सर करते हैं, नेता स्पॉन्सर करते हैं इनको, इनके भाई लोग स्पॉन्सर करते हैं। बट दिस इज़ नॉट राइट। ये बिल्कुल बहुत गलत चीज़ है जो हो रही है यूनिवर्सिटी में, एंड इवन अगर आरयू में भी ये हो रही है तो ये बहुत एक गलत नैरेटिव है। जेएनयू एक ऐसा चुनाव है, जेएनयू में भी मैंने पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी मैंने चुनाव देखा, तो वो एक चुनाव है जो एक स्टूडेंट को लड़ना चाहिए ना। वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप कितना बच्चों को खिला पिला सकते हो, आपकी जाति क्या है। बिल्कुल नहीं, आप क्या हो, आप कितने अच्छे लीडर हो, आप कितना अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हो, इस बेसिस पे चुनाव लड़ा जाता है। ठप्पली बजा के चुनाव लड़ा बिल्कुल जाता है क्लीन पूरा चुनाव। जेएनयू। लेकिन मैं जो अभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर खत्री, उनको सुन रहा था, तो सामने एंकर ने उनसे यही सवाल किया कि ये इतना पैसा कहाँ से कहते कि भैया सब जिम्मेदारियाँ लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। किसी ने पोस्टर की ली है, किसी ने गाड़ियों की ली है, किसी ने किसी और चीज़, मुझे तो पता भी नहीं होता ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है मेरे पीछे, ये कौन लोग हैं, किसने पोस्टर्स लगा दिए पूरी दिल्ली में। मतलब करोड़ों रुपए के पोस्टर एक रात में लग गए और ये किसने लगा दिए उनको नहीं पता है। वो ये कह रहे हैं। देखिए, इफ ही सो अनकॉन्शियस अबाउट कि उनके पीछे कितनी गाड़ियां आ रही हैं, तो आप देख लीजिए उनको स्टूडेंट्स के बारे में कितनी कॉन्शियसनेस होगी कि कितने स्टूडेंट्स उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी चीज़, अगर ही कैन वेरी प्राउडली से इट कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है पोस्टर्स लगाने की, या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस आदमी के हाथ में एक कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दो कि यार ये कॉलेज है, इसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, तो आप इसको थोड़ा संभालो, इसके स्टूडेंट से आप बात करो। तो आई गेस यही चीज़ है ना जो हमें बदलने के लिए सोच नहीं लानी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिसेस नहीं लानी पड़ेगी कि हमारा काम 1-2 करोड़ रुपए सिर्फ एक 15 दिन के चुनाव में वेस्ट कर देना है, या पूरे साल बच्चों के लिए लगे रहना, उनकी सेवा करने के लिए है। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा, और ये जो पॉलिश्ड आंसर्स होते हैं ना, इससे कोई आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा कभी भी। लेकिन उनको लेके किस तरह का रवैया रहता है स्टूडेंट्स का? क्योंकि जब उनके इंस्टाग्राम के रील्स हम देखेंगे रौनक खत्री के, एंड उनके
पोस्ट देखेंगे इधर उधर वायरल होते, मैं कल देख रहा 150 मिलियन एक रील पे व्यूज़ हैं उनके। और वो कभी गोबर पोतने चले जाते हैं किसी के ऑफिस में, कभी ताला तोड़ने चले जाते हैं, कभी बीजेपी के लगे पोस्टर उखाड़ने चले जाते हैं। मतलब रोज कुछ ना कुछ दिखता है। वो कहते हैं ये वीसी यहाँ के सबसे डरावने वीसी हैं, इनके चारों तरफ ताले देखिए। ये डीयू का एक कल्चर पूरा चेंज हुआ है इस इलेक्शन के बाद। जितना पिछले लोग हमने देखे और इस बार के हमने देखे, तो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। अब कुछ लोग इसको दो तरह की राय लेते हैं। एक तरह के लोग कहते हैं कि कितना बढ़िया कर रहे हैं, देखिए डीयू में पहला कोई ऐसा लीडर आया है रौनक खत्री जिसने इतना बड़ा चेंज किया, स्टूडेंट्स के लिए कहीं भी लड़ जाता है। दूसरे लोग कह रहे हैं भाई स्टूडेंट लीडर हो तुम, तो स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करो, ना कि ऐसे गुंडे बदमाशों की तरह बिहेव करो कि आप कहीं भी जाते हो सीधा हथौड़ा लेके ताला भी मार देते हो, गोबर पोत देते हो। किसी एक क्लर्क से वो विंडो से झाँक रहे थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसमें उनको धमका काफी रहे थे। मीम्स भी बने। हाँ, तो वो बहुत उसमें, तो ये इस चीज को लेके क्या रहता है स्टूडेंट्स में? देखिए, जैसे आपने बात कल्चर की करी कि ये कल्चर नया बन गया है, तो हमारे कल्चर में गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा कहा जाता है कि जो गुरु है वही भगवान है। तो हम भगवान से शिकायत कर सकते हैं कि भगवान जी देखो ये काम है, ऐसे नहीं हो पाया, आप इसको ऐसे कर दो। हम घुटने टिका कर जाते हैं ना भगवान के आगे जब कुछ गलत होता है। तो आपको किसने इतनी अथॉरिटी दी कि आपसे डबल उम्र की कोई महिला अध्यापक है, आप उसको तू करके बोल रहे हो? आप किसी अपाहिज के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो? आप किसी भी प्रिंसिपल को जाके कुछ भी बोल रहे हो, आप वीसी को जाके कुछ भी बोल रहे हो? क्या अगर तुषार डेढ़ा भैया प्रेसिडेंट थे तो क्या उन्होंने लोगों के हक में लड़ाई नहीं करी? जस्ट बिकॉज कोई रील उनकी 150 मिलियन नहीं गई, इट डजेंट मीन कि उन्होंने कभी कुछ नहीं करा स्टूडेंट्स के लिए, या उन्होंने जाकर शीशे नहीं तोड़े, ताले नहीं तोड़े, हथौड़े नहीं चलाए, किसी से बदतमीजी नहीं करी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। अब आपको आई बॉल्स चाहिए अपने अराउंड, आपको व्यूज चाहिए, या आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो आप अपनी इंटेंशंस जो है ना वो बहुत क्लियर रखिए कि आप कुछ बने हैं तो आप क्यों बने हैं। लोगों को बताने के लिए बने हैं कि मैं ये हूँ, या आप बहुत हम्बली लोगों के लिए काम करने के लिए बने कि मैं ये हूँ आपके लिए, आई डू इट फॉर यू। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ही गलत नैरेटिव सेट कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके। और दिस इज़ नॉट हु वी आर, दिस इज़ नॉट स्टूडेंट पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट स्टूडेंट एक्टिविज्म। और ये लीडरशिप का एक अच्छा एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक कंट्रोवर्सी करनी है, आपको व्यूज़ चाहिए, आपको दादागिरी दिखानी है, तो फिर आप में और एक गुंडे में क्या डिफरेंस है? वीसी के आगे प्रोटेस्ट एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी करे हैं, हमारे स्टूडेंट लीडर्स ने भी करे हैं, तुषार डेढ़ा भैया ने भी करे हैं, सचिन वैसला ने भी करे हैं, ऋषभ चौधरी ने भी करे हैं। पर ऐसी बदतमीजी, और मुझे लगता है कि ये सब ना मॉरली इनकरेक्ट है। जो सामने एक औरत खड़ी है, ये एक आदमी खड़ा है टीचर के रूप में, आपके मम्मी पापा की उम्र के हैं, वो भी किसी के, उनके भी बच्चे हैं। उनको अच्छा लगता होगा क्या कि आप उठाकर उनकी वीडियो डाल दे रहे हैं कि आज मैंने इस टीचर को चमका दिया? क्या चमका दिया आपने? क्या प्रूव कर रहे हैं आप उसका रिजल्ट डालिए ना कि क्या काम हुआ उसके बाद, वो तो आप कभी नहीं डालते हो। यो भाई ये कर लिए, ये ऐसे थोड़ी होता है। ये कल्चर नहीं है। कल्चर जो होता है ना, आई थिंक कल्चर इज बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड एथिक्स। और इस बार ये जो नया नैरेटिव सोशल मीडिया पीआर का चलाया गया है ना, इससे ये कल्चर तो कहीं ना कहीं बहुत डूब चुका है। लेकिन मुझे तो लगता है जब वो शुरुआत करते होंगे अपने दिन की, तो उनका तो पहला एक यही रहता होगा कि मैं आज भाई जाऊँ ये रील बनानी है आज, ये रहता होगा। मुझे लगता है कि शायद वो रहता होगा कि आज मैं एक ये काम करूँगा। आपको लगता है कि उनको एक रील बनानी रहती होगी कि आज ये रील बनाऊँगा। लेकिन इसमें भी दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि अब राहुल गांधी उनसे मिले, और मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो तभी राहुल गांधी मुझसे मिले। और मैं कहता हूँ कि भैया मैं किसी नेता को नहीं जाऊँगा, मैं उसको हाथ में बुके नहीं लेके जाऊँगा कि मैं तुम्हें जा रहा हूँ तुमसे मिलने, तुम्हें मुझसे मिलना है तुम आओ यूनिवर्सिटी में आओ, मैं वहीं पे मिलूँगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई नेता नहीं है। तुम यहीं पे, हमने लेटर लिखा, नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा और राहुल गांधी जी को भी लिखा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी आइए, हमारे कॉलेज आइए, हमसे मिलिए, अच्छा, हमारी प्रॉब्लम्स जानिए।
अब मोदी जी नहीं आए, राहुल गांधी आ गए। हालांकि इसमें कुछ सवाल भी उठे कि राहुल गांधी क्यों आए वहाँ पे। और कि एक वीडियो भी वायरल हुआ, एक लड़की ने कुछ बोल दिया था राहुल गांधी को। देखिए जैसा कि हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा इसलिए ही राहुल गांधी जी हमसे मिलने हैं। राहुल गांधी जी तो जेल में बैठने वालों से भी मिलते हैं, आए दिन वो गुंडे मवालियों से भी मिलते हैं, वो क्रिमिनल से भी मिलते हैं, वो उनको भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो ये सब प्रूव करना, तो इससे कुछ मेरे को नहीं लगता कि कुछ प्रूव हो जाएगा। एंड रही बात राहुल गांधी जी की विजिट की, उनकी कोई सूची नहीं आई थी यूनिवर्सिटी को कि वो आने वाले हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आफ्टर जो हमने प्रोटेस्ट करा उसके बाद निकल के भी आया था यूनिवर्सिटी के से कि आपने कोई हमें एप्लीकेशन नहीं दी, आपने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आप आने वाले हैं ना। तो ये बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है कि राहुल गांधी जी हमारे साथ बैठे हैं जी। उनका उठना बैठना कैसे लोगों में पूरा देश जानता है और बहुत सालों से जानता है। सेकेंडली जब राहुल गांधी जी वहाँ पर आए तो एज आई सेड डूसू की जो सेक्रेटरी हैं मित्रविंदा, उनको उन्हीं के ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। ठीक है, बैरिकेटिंग कर दी गई पूरे ऑफिस की, उनके बॉडीगार्ड्स आ गए, सब लोग आ गए। एंड इवन देवर सम स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स जो मित्रा के ऑफिस में उसका वेट कर रही थी कि मित्रा आएगी, हमारी प्रॉब्लम सुनेगी। आप सोच के देखिए कि कितना डरावना एक्सपीरियंस होगा उन बेचारी लड़कियों के लिए कि उनको उसके ऑफिस में बंद कर दिया गया। राहुल गांधी आया है, लॉक कर दिया गया ऑफिस। वो बच्चे जो डूसू में आए थे एक आस लेकर कि ये हमारा प्रॉब्लम है और इसका हमें सोल्यूशन मिलेगा, आपने इतना ट्रॉमा दे दिया उन बच्चों को, उन्हें बंद कर दिया आपने जस्ट बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट, या वो राहुल गांधी है कि वो सोनिया गांधी का बेटा है। ये अचीवमेंट है आपकी। और इसीलिए आप किसी के भी मुंह पर ताला मार सकते हैं, आप किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं, आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, ये आप इतना एक गलत इमेज बच्चों के अंदर डाल रहे हैं ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको देखते हैं बच्चे देखते हैं। चाहे आप नेताजी के आगे कितनी भी ऐसे जयकार करें, पर आपको देखने वाले एक बच्चे हैं, एक नॉर्मल घर से उठने वाले बच्चे हैं। और वो जब आपको ये सब चीज़ें करते हुए देखते हैं ना, आपके नेता बहुत इम्प्रेस होते होंगे जब आप ये सब करते हो, पर वो एक स्टूडेंट जिसने आपको बनाया है या जो वो उस पूरी प्रक्रिया का पार्ट रहा है, उसको ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बाद में बहुत सारे इस पे बात भी हुई, क्यों राहुल गांधी हमने प्रोटेस्ट भी किया था इसके खिलाफ। उस पे वायरल भी रहा वो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं फिर उन पर एक बात करना चाहता हूँ। रौनक खत्री कहते हैं हमारी जो 3-4 मेन मांगे थी वो हम पूरी करवा चुके हैं। हमारी मांग थी कि कैंपस तक 2 बसें लगाएं और वो बस खरीदी गई और वो अब मेट्रो से लेकर कैंपस तक आती हैं। 2 बस इसमें हैं। पानी को लेकर थी, जितने भी कॉलेज हैं वो पानी वाला, उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था और उस पर काम किया गया और वो सारी चीज़ें ठीक करा दी गई हर कॉलेज में वो सारी चीज़ें। हालांकि अभी कुछ और भी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ और वो खुद को 10 में से 5 नंबर देते हैं कि मैं कर नहीं पाया हूँ, अभी कर दूंगा। अभी जो समय बचा है 2-2.5 महीने, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें और यूनिवर्सिटी में ठीक करना चाहता हूँ और दोबारा फिर चुनाव लड़ूंगा। तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली। देखिए कहीं ना कहीं बसेस जो कैंपस के लिए लगाई गई थी वो पिछले डूसू में ही लगा दी थी, जो तुषार भैया वाला डूसू था उसी में वो लगा दी गई थी। उन्होंने वहाँ जाके भी उसके क्रेडिट्स ले लिए फोटोज खिंचवा के। तो और ये जो पानी का ये नैरेटिव है, ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पर बच्चे को पानी नहीं मिलता होगा? पता है ये मुझे लगता है ये आइडिया इन्होंने उससे लिया, सॉल्ट मार्च हुआ था ना एक गांधी जी के टाइम पे कि ये नमक है, नमक तो सब खाते हैं, तो मैं नमक को यूज करता हूँ कि ठेस पहुंचेगी सबके दिल को कि अरे भाई नमक तो चाहिए। तो ऐसे पानी चाहिए ना, पानी तो सभी पीते हैं, तो पानी पानी करके उन्होंने सब ऐसे अपना नैरेटिव एक बिल्ड कर दिया, आई एम द मटका मैन। एक तो इतनी सेल्फ प्रोक्लेमेशन क्यों है यहाँ पे, आई डोंट नो। बट एक तो मुझे ये भी नहीं पता चलता है कि वो कहाँ क्या बोल रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्यों ब्लॉक किया है? सो आफ्टर दिस प्रोटेस्ट जो हमने किया था जब राहुल गांधी जी आए थे उसके बाद, क्योंकि इतना मैं कहना चाहूँगी अराजकता फैलाई गई दिल्ली विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के आने से। जी, इतनी आप डिक्टेटर नहीं हो। पता है जो लीडर होता है ना, चाहे वो एक स्टूडेंट लीडर हो या कोई नेता हो, MP हो, MLA हो, कोई भी हो,
पीएम हो, वो एक सर्वेंट है, लोगों का सर्वेंट है, वो सर्व करने के लिए आया है। अब आप सर्वेंट से हटकर खुद को एक गुंडा समझोगे, आप दादागिरी करोगे, डिक्टेटरशिप चलाओगे, तो दिस इज नॉट राइट। तो हमने जब इसके लिए प्रोटेस्ट करा, इवन जब हमारी वीडियो वायरल हुई थी मेरी और उनकी, मिस्टर प्रेसिडेंट की, तो देवर अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझे थ्रेट्स भेजते थे, मेरे कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी लिख देंगे, अगर मैं लाइव आ रही हूँ अपनी ऑडियंस से बात कर रही हूँ तो वो वहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। मैंने तब भी उनको उसके स्क्रीनशॉट भेजे कि भैया ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आप उस भी इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ऐसे बोला कि ये भी मेरा परिवार है, ये वीडियो का परिवार है, तो आप अपने परिवार वाले के साथ ऐसा होने दे रहे हो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। तब भी उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। आफ्टर दिस प्रोटेस्ट देवर लाइक 5-6 हम लड़कियां थी, मित्रविंदा, मैं, एक तो बेचारी फर्स्ट ईयर की लड़की है, हम सबके कमेंट सेक्शंस में, हम सबके डीएम्स में, जब राहुल गांधी जी आए उस रात मैंने एक वीडियो अपलोड करी एंड नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था, आई हैड टू गो टू कॉलेज। सबको पता है मेरा कॉलेज क्या है, सबको पता है एग्जाम्स चल रहे हैं। मतलब रात में ही मुझे इतने मैसेजेस और इतने कमेंट्स आ गए कि मैं सो ही नहीं पाई, मैं पढ़ ही नहीं पाई, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अगले दिन अपने कॉलेज जा, कौन खड़ा होगा वहाँ मेरे लिए। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ a student organization, being so close to such leaders, अगर मेरे जैसी इंसान को इतना डर लग सकता है, तो ये लोग बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए मैंने अपने पूरी जर्नी में आवाज़ उठाई, सेफ्टी की, अश्योरेंस की, रिस्पेक्ट की, वो मेरी ही खो चुकी थी उस रात। किस तरह के थ्रेट्स आ रहे थे, किस तरह के मैसेज? कि हम एसिड फेंक देंगे आपके ऊपर, हम यहाँ पकड़ लेंगे, हम तुमको ढूंढ रहे हैं, वी नो योर लोकेशन, वी नो वेयर यू लिव, ऐसे। एंड इवन वो दूसरों की सेक्रेटरी है, उसको इतने गंदे कमेंट्स, इतने गंदे थ्रेट्स, ये सब कुछ। फिर हमने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई एंड इवन मैंने एक पोस्ट भी डाली थी इसके लिए। उससे पहले, एक रात पहले, आई सेंट हिम ऑल द स्क्रीनशॉट्स, जितने 2-4 मेरे पास इकट्ठे हो पाए, मैंने वो उनको भेजे। एंड मैंने जैसे ही भेजे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मीन्स पूछना चाहिए था कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तुम्हें डरना आप नहीं किसी को चाहिए। बहन बोल रहे हो, उन्होंने मुझे बहन बोला है बहुत बार अपनी पूरी जर्नी में, पहले भी बहन, ये बहन, वो। आप बहन के साथ भाई ऐसा होने देता है? उसको तो पूछना चाहिए ना कि ये तुम्हारे साथ ये हो रहा, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने होने ब्लॉक देंगे। कर दिया। फिर अगले दिन मैंने वो पोस्ट डाली, तब जाके फिर उन्होंने स्टोरी डाली कि आई एम अगेंस्ट ऑल दीज थ्रेट्स, ये वो कैरेक्टर असैसिनेशन, रेप थ्रेट्स, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ, सत्यमेव जयते। डीएम पे तुम इंसान को ब्लॉक कर दे रहे हो, अगले दिन तुम अपने कितने 800 के फॉलोअर्स को दिखा रहे हो कि ओ हो सत्यमेव जयते। कोई अनपढ़ नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, हमें कोई इतनी जल्दी पागल नहीं बना सकता है। हम वो 24 आवर की स्टोरी देखकर या 30 सेकंड की रील देखकर इतना बड़ा हमारा माइंड वॉश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद जाके फिर हमने एफआईआर लिखवाई उन सब अकाउंट्स के ऊपर, और ये इनका पीआर ही ऐसा है, आई वुड से। इतने गंदे कमेंट्स करते हैं। एंड मैं ऐसी थी कि क्योंकि मेरी पब्लिक प्रोफाइल है दोनों ही, तो अगर मेरी प्रोफाइल पे कुछ कुछ उल्टा सीधा लिखता था, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक नैरेटिव के लिए काम करते हैं, हमारी एक सोच है, तो विरोधी लोग करते हैं ऐसा, तो मैं ना उसको डिलीट कर देती थी हमेशा। मुझे देखना ही नहीं पसंद, मुझे लगता है मेरी एनर्जीज खराब हो रही है, तो मैं उसको डिलीट। उस रात इतने कमेंट्स आ गए, इतने डीएम्स आ गए कि आप कितना डिलीट करोगे और आप कितना किसी चीज़ को नज़रअंदाज करोगे। और मैंने बहुत बार इनसे बात करने की कोशिश करी, बहुत बार मैंने स्टोरीज डाली, सबने, इवन मित्रा ने भी बहुत बार आउटरीच करा, बट ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं ना, उन्होंने ली उस वक्त। बीइंग द प्रेसिडेंट, बीइंग योर प्रेसिडेंट, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट हूँ, आप मेरे भी प्रेसिडेंट हैं, आप मेरे को बहन बोलते हैं, मैं आपको भैया बोलती थी, तो इतनी भी अकाउंटेबिलिटी अगर आप नहीं ले पाए अपनी और अपने लोगों की, तो आई एम वेरी सॉरी। यू लिटरली शोड इट टू एवरी स्टूडेंट एंड स्पेसिफिकली फीमेल्स कि आप पहली चीज़ तो कैसे इंसान है, आप कैसे लीडर है, और आप कितनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं उस बदतमीजी की जो लड़कियों के साथ होती है आपके नाम को लेकर। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं ना, लाइक जो आपको कमेंट सेक्शन भर देते हैं, आपको गंदी बातें बोलते हैं, एसिड अटैक हो गया, रेप थ्रेट्स हो गए, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर बोलते हैं, लड़कियों को लेकर बोलते हैं,
या फिर डीएम्स में जाके अननेसेसरी मैसेज करते हैं, या फिर उनको ऊट पटांग चीज़ें उनके डीएम्स में बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं पूरे ना एक उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलन रहता है, और वो एक बहुत तरह के डरपोक लोग होते हैं। लाइक वो किसी लड़की को कभी फेस नहीं कर सकते, दैट्स वाई वो आएंगे और कमेंट में आके लिख के और चले जाएंगे, और आप उनको हल्का सा भी कुछ बोल देंगे तो उनमें इतना भी गुदा नहीं होता कि वो अपनी कमेंट संभाल सके, और वो कमेंट भी डिलीट करेंगे, और हो सकेगा अपना अकाउंट तक डिलीट करके वो गायब हो जाए, वो दिखाई नहीं देंगे। और उनकी अपनी माँ बहनों के प्रति भी वैसी ही सोच रहती है उनका। बल्कि मैंने ये ज़्यादा नोटिस किया है कि ये लोग पूरी दुनिया में अगर किसी औरत की इज्जत करेंगे तो सिर्फ अपनी माँ की करेंगे, और वो भी एक सेट उसमें करेंगे कि मेरी मम्मी बहुत इनोसेंट है, वो ये सर्टेन चीज़ें हमारे घर के लिए करती हैं। वो उनकी मम्मी भी अगर उससे स्टेप आउट करेंगी ना तो वो उनकी भी इज्जत नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये जैसा आप बोल रहे हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब, एक लड़का था, उसने मुझे डीएम करा, बहुत मतलब आई वुड से कि ऐसे रिमार्क्स उसने वो मैसेज करा कि मैं रो पड़ी उसको देख के। तो मैंने ना, वो आरयू से था वो लड़का, डीयू का था भी नहीं, तो उसने कि रौनक खत्री के सपोर्ट में मुझे ऐसे ऐसे लिखा, और साथ में मेरे भाई का भी उसमें नाम लिखा है ऐसे ऐसे करके। तो मैं उसकी प्रोफाइल पे गई, मैंने उसका सरनेम सर्च करा, उसकी आईडी पे ओपन प्रोफाइल थी, मैंने उसकी मम्मी का अकाउंट निकाला और मैंने उसकी मम्मी को वो स्क्रीनशॉट्स भेजे। फिर मैंने उसकी बहन का अकाउंट निकाला, मैंने उसकी बहन को भी वो स्क्रीनशॉट्स भेजे। एक तो आप पे इतना गूदा है कि आप अपने मेन अकाउंट से, जहां आपकी माँ बहन है, वो एक्सेसिबल है किसी भी इंसान के लिए, आपकी मम्मी और आपकी बहन तक जाना, और आप किसी और की माँ बहन के लिए ऐसे बोल रहे हो, तो मैंने जाके उनकी मम्मी को भेज दिया। फिर उनकी मम्मा का मुझे रिप्लाई आया, फिर उन्होंने बोला बेटा आप मुझे कॉल करो, ये करो वो करो। फिर उनका कॉल आया कि आप प्लीज़ ये पोस्ट मत करना, आप कुछ मत करना, आप FIR मत कराना, इसके पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। कहा आंटी जी ऐसे ऐसे बेटे से गुस्सा, मेरा बेटा ऐसा करे ना, मार पीट के सही कर दूं मैं उसको, कहीं जाने लायक ना छोड़ूं मैं, कि आपने ये परवरिश दी है। और आई गेस कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये परवरिश नहीं देता है कि आप जाके किसी के लिए ऐसे बोलो या उल्टा सीधा करो, आप छेड़छाड़ करो या आप ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज करो। एंड ये क्रिमिनल सोच रखो, मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ऑनलाइन थ्रेड्स, ये स्लट शेमिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये सोच रखना कि आप कहीं ऊपर हो और औरतें कहीं नीचे है, दिस इज क्रिमिनल मेंटालिटी। ये घर आप से एक ही पोटेंशियल क्रिमिनल हो अगर आपके अंदर ऐसी सोच है। ये घर से ही तो आ रहा है। अब उसकी माँ उसको डिफेंड कर रही है कि आप ये मत करना। भाई पकड़ के दो रसीद दे बढ़िया से, तो नेक्स्ट टाइम शायद नहीं करेगा। अब उसको आप डिफेंड कर रही हैं कि कैसे इसके पापा को पता लग तो जाए। आई मेड श्योर कि मैं, मतलब एक बार मैंने सोचा कि यार क्या पता उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए। अरे कोई नॉर्मल लड़की होती या कोई शरीफ लड़की होती जो शायद थोड़ी मुझसे ज़्यादा सेंसिटिव होती, वो कितना गलत स्टेप उठा लेती ये सब कुछ पढ़ के। वो तो आप किसी की जान से खेल रहे हो और कोई आपकी मम्मी को भी ना बताए कि आपकी ये हरकतें हैं। मैं आई मेड श्योर कि मैं उनको स्क्रीनशॉट भेजूँ और उनसे बात करूँ, एंड आई डिड इट। कभी ऐसा हुआ कि ये सोशल मीडिया के अलावा कभी सामने से किसी ने आगे कुछ ऐसा किया हो? मीन्स सामने से तो एज सच कभी हुआ नहीं, एक दो बार कुछ कुछ हुआ है। यू टॉकिंग अबाउट के ना स्टूडेंट लीडर्स पॉलिटिक्स में, हाँ एक दो बार कुछ कुछ ऐसे टॉन्ट्स वगैरह पीछे से, वो भी जब मैं नहीं देख रही हूँ तब किसी ने कुछ बोल दिया। वरना थैंकफुली, क्योंकि एज आई सेड कि हमारे भाई हैं, हमारे साथ कंधा बनकर चलते हैं, तो उनके वजह से बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट है कैंपस का एज सच, जब तक आप ठीक हो। और मुझे लगता है कि ये जो लोग होते हैं ना जो ऐसा कुछ करते हैं, ये एक पर्दे के पीछे रहकर ही ऐसा कर सकते हैं। इनके अंदर अगर इतना गूदा होता कि ये कुछ मुंह पर कर पाए या ये सामने खड़े हो जाएं, तो शायद ये ऐसे पीछे छुपते ही नहीं। बिल्कुल। शायद फिर इनकी पार्टी की कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जीतती चुनाव, शायद ये उनका कंधा बनते, ये उनको आगे करते। पर जो अपनी छाती चौड़ी करता है दूसरों को नीचे करके, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, और इसलिए ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आई एम वेरी श्योर। थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अलग और चीज़ें थोड़ा सा मैं एज इंडिविजुअल आप किस तरह की चीज़ें फेस करती हैं कि लाइक दिल्ली में कॉलेज के बाद आपने बताया कुछ लोग खड़े रहते थे,
कभी ऐसा भी हुआ कि कोई दिल्ली में आप ऐसे मेट्रो से जा रही हैं या फिर कहीं और आप ट्रैवल कर रही हैं दिल्ली में, किसी ने आगे सामने से कुछ बोल दिया हो, कुछ ऐसी चीज़ बोल दी हो जो आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा भी हो सकता है क्या यहाँ पे? देखिए, सब हर लड़की के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। एंड मैं बहुत ही मे बी मैं अपना स्टैंड ले सकती हूँ। मैंने 3 बार दिल्ली पुलिस से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कुछ कर दिया और मैंने जवाब नहीं दिया या मैंने उस ये साबित नहीं किया कि उसने ये चीज़ करी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक आपके हाथ में है और आप सक्षम है किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो आपको रोकनी चाहिए। क्योंकि जितना आप उसको नहीं रोकोगे, सामने वाले का मनोबल उतना ही बढ़ेगा उस चीज़ के लिए। और जब वो उसका अगला टारगेट होगा ना, क्या पता वो लड़की ज़्यादा इनोसेंट हो, भोली हो, अम, उतनी स्ट्रांग ना हो या उस आपके लेवल पर वो उसको सामना ना कर पाए। तो आपको अपने साइड से जितना आप कर सकते हो उतना करना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर पाओ, आप सामने वाले को बोल के देखो। मतलब आई रिमेंबर, मैं कॉलेज जा रही थी, तो किसी ने, वो मेरे बैग तक ही पहुंचा था बट ही वॉज अबाउट टू टच मी। तो एक भाई ने उसको पकड़ा पीछे से और उसने बोला, बहना पुत्रो, मैं देखता हूँ। तो आप साथ से भी आप लोगों का हेल्प ले सकते हो। आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आप जितना चुप रहोगे उतना ये और बढ़ेगा। एंड आई गेस आज की डेट में 2025 में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग चुप रहे हैं। तो वो जितना हम चुप रहना बंद करेंगे उतना ये कम होता जाएगा। बिल्कुल सामने से बोल देना चाहिए। मैं तो कहूँगा जो भी लड़कियां इसको देख रही हैं, जब तक आप सामने नहीं आएंगी या ऐसे लोगों को टोकेंगी नहीं, या जैसे आपने एक इतना बढ़िया स्टेप लिया कि उसकी मम्मी को वो चीज़ें भेज दी, उसकी बहन को वो चीज़ें भेज दी। वेरी सिंपल। अगर पब्लिक प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल पे जाओ, आप कमेंट्स में जाओ, ठीक है। बहुत बार तो उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। अरे तुम ऐसे लड़के के साथ तुम हो, क्या फ्यूचर है तुम्हारा उसके साथ? जो किसी बाहर वाली को गाली दे सकता है, वो अपनी बीवी को तो हाथ भी उठाएगा कल को। तो आप उन सबको बोलिए कि ये हो रहा है आपके परिवार में और ये हो रहा है आपके लोगों के साथ। अगर मेरा भाई कुछ ऐसा करे और मुझे कोई ऐसे आके बोले, तो आई थिंक आई शुड बी अवेयर ऑफ इट कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ भी, और सबको होना चाहिए। आप ढूंढो, आप सरनेम जुड़ाओ, आप कुछ भी कमेंट्स में देखो, बहुत बार हाइलाइट्स में पोस्ट होती हैं, इन सब में जाओ और आप ढूंढो उनकी मम्मियों को, उनको बताओ कि उनके सुपुत्र क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इजीएस्ट स्टेप है इस चीज को रोकने का। भूमिका, लेकिन हमने जैसे बहुत सारी मूवीज हम देखते हैं, लाइक मुझे कबीर सिंह याद आती है। और कबीर सिंह में जिस तरह का कॉलेज दिखाया गया, कॉलेज रोमांस दिखाया गया उनका, क्या कैंपस में भी इस तरह की चीज़ें, कॉलेज में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ठीक है भाई, लड़के लड़कियां हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, इस तरह से ओपनली सब कुछ जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कॉलेज में? कबीर सिंह पहली चीज़ मैंने देखी नहीं। ओके। क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है ये वॉयलेंस वगैरह से, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है फालतू में, तो मुझे नहीं पसंद। तो मैंने कबीर सिंह तो मैंने नहीं देखी। दूसरा, मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ, तो हमारे कॉलेज में लड़कियाँ ही होती है। तीसरा, मैं कभी फेस्ट में नहीं गई, ये सब चीज़ों में जो कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती है तो मैं उसमें नहीं गई। चौथा, अगर मैं किसी भी कॉलेज में गई हूँ, कैंपस में गई हूँ, तो मैं सिर्फ काम के लिए गई हूँ। तो फिर मे बी मेरा एक्सपोजर इन सब चीज़ों को लेके कम रहा है या रहा ही नहीं है एक तरह से, कि वही लोगों से बात करना, मीटिंग्स लेना, मेरा यही काम रहा है यूनिवर्सिटी में। तो मैंने ये सब चीज़ें थोड़ी देखी नहीं है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि नहीं देखी। ऐसा नहीं हुआ कभी किसी सामने से लड़के ने आके टोक दिया हो, यार यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड थोड़ा दोस्ती वोस्ती करते आगे कुछ देखेंगे सोचेंगे? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अगर कुछ होता भी है तो बहुत रिस्पेक्टफुली लोग मेरे से मिलने आते हैं कि भूमिका जी आप कैसे हैं, हमें आपका ये काम अच्छा लगा, या फ़ोटोज़ खिंचवा के जाते हैं। तो बहुत, मुझे तो आई गेस मेरे लिए तो सेफ़ है कैंपस यूनिवर्सिटी, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा नहीं है। मज़ा आ रहा है आपको तो मज़ा आ ओवरऑल? रहा है। भूमिका जी, जो न्यू स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनको कुछ आप बताना चाहेंगी कि आप जब आएँ तो क्या चीज़ें दिमाग में लेके आएँ, या क्या चीज़ें घर पे छोड़ के आएँ जिससे आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा यहाँ आके कि आपने सोचा था ये होगा और ये नहीं हुआ? और क्या चीज़ें आप लेके आएँ कि हाँ, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आएँ, ये सब यहाँ पे होगा? आई गेस हमें प्रिपेयर होके आना चाहिए टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ डायमेंशंस ऑफ लाइफ, कि आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने कभी स्कूल टाइम पे एक्सपीरियंस ही नहीं करी। और आपको अपने बबल से निकलना ज़रूरी है।
बिफोर यू कम टू कॉलेज, क्योंकि वो जो एकदम शॉक लगेगा आपको, और अगर आप केपेबल इनफ नहीं हो उसको एब्जॉर्ब करने के, तो शायद वो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आप अपने बबल को तोड़ के आइए, आप थोड़ा सा निडर होके आइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आइए कि आप चुप नहीं रहेंगी, आप अपनी आवाज़ उठाएंगी। अगर आप एजुकेशन लेते हो तो आप अपने करियर के लिए लेते हो, आप करियर बनाते हो अपनी स्ट्रेंथ के लिए, बनाते हो बेटर फ्यूचर के लिए बनाते हो। तो आई गेस आपको वो सोच लेकर आना है कि अगर मैं इस चीज़ में आ रही हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, और मैं एक बेटर करियर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तो मुझे वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, उन सब चीज़ों का पार्ट रहना है। आप ये सब चीज़ें सोच के आइए, अपना सेंस ऑफ सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग करके आइए, कि सामने से कोई आपको आके ये ना बताए कि तू ये है, आप उसको बताओ कि मैं ये हूँ। आई गेस वो अब लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हर बार जो हमें एक सेट क्राइटेरिया में रख दिया जाता है, हमें हमारी बाउंड्रीज बता दी जाती हैं, हमें सामने वाला डिपिक्ट करता है कि आपका ये रोल है। नहीं, हम बताएंगे आपको हम क्या है, हम डिसाइड करेंगे हम क्या है, हमारे साथ क्या होगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। ये चीज़ लड़कियों को समझने की ज़रूरत है। आपने बताया कि आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, अप्लाइड साइकोलॉजी। थोड़ा सा इसके बारे में कैसे, और इसमें ही एक पार्ट होता है क्रिमिनल साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है जब लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी है क्रिमिनल साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा हम्म। है उस टॉपिक में। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, बुक्स पढ़ी हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो टाइप की होती हैं, एक साइकोलॉजी ऑनर्स और दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में हम ज़्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं, ये सब थोड़ा हमारा ज़्यादा करिकुलम रहता है। दूसरे में हम थ्योरीज बेस्ड ज़्यादा पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो आई गेस साइकोलॉजी, पहली चीज़ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है साइकोलॉजी के लिए। मेरे कॉलेज की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जितने भी हैं। और क्रिमिनल साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं है मेरे हिसाब से, पर हाँ एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, गवर्नमेंट जॉब्स का है आगे। अगर आपको फ़ॉरेन पढ़ने जाना है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें हम बेसिकली वही सब पढ़ते हैं। इसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। तो यही सब क्रिमिनल्स को देखना, ये सब इंटेरोगेशन का पार्ट बनना, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं ये सब कुछ। तो मतलब आपको लगता है कि मैं भी किसी को इंटरोगेट करूं, कभी कोई मुझे मन मिले? करता था मेरा बचपन में, अब थोड़ा नहीं करता। अब डर लगता है? अब डर लगता है। हाँ, मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि कोई इंटरोगेशन कर रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट, उसको ही मार दिया क्रिमिनल ने। तो हाँ। इन सब चीज़ों से थोड़ा मुझे लगता है कि मैं ना करूं। बाकी तो देखते हैं अब भगवान जी कहाँ लेकर जाते हैं। अभी चुनाव भी होने वाले हैं, कुछ ही टाइम है। एंड क्या भूमि का पार्ट दिखेंगी कि किसी पोस्ट पे चुनाव, देखिए इलेक्शन फाइट कर रही है? चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य तो कभी नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, और मेरा अभी भी कोई प्लान नहीं है इलेक्शन को लेके। देखते हैं जो भी लड़ेगा, जो भी आई गेस महिला कार्यकर्ता आईबीवीपी से लड़ेगी, मैं उसका पूरा साथ दूंगी। खुद का मन नहीं है? अभी तक तो नहीं है। वो नेता वाली बात बोलिए ना, मेरा मन नहीं है, पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ दूंगी। देखिए अगर मुझसे कोई बोलता है कि आप ये काम करो, कोई मुझे बोलेगा ये कप यहाँ से उठा के यहाँ रखो, कोई भी हमारे एबीवीपी के सीनियर है, तो मैं रखूंगी। अगर कोई बोलता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऋतुमती अभियान होता है, मुझे उसके तहत कोई बोलेगा कि आप जाके ये पैच डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, तो मैं करूंगी। तो ऐसे ही एज आई टोल्ड यू, चुनाव भी एक बस एक इवेंट है एबीवीपी के लिए। अगर मुझे कोई उस इवेंट का पार्ट बनने को बोलता है किसी भी तरह से कि आप इस कैंडिडेट की हेल्प करो, तो मैं वो भी करूंगी। अगर कोई ये बोलता है कि आप यहाँ जाकर ये करो, तो मैं वो भी करूंगी। तो इस इवेंट का पार्ट होना हमारे लिए, बस ये चुनाव एक इवेंट है। ये चीज़ बहुत क्लियरली हर बच्चे के दिमाग तक चली जानी चाहिए कि विद्यार्थी परिषद के लिए चुनाव एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए उसका अस्तित्व है। चुनाव बस एक हमारे लिए एक पार्ट है, एक इवेंट है, वो हम उसी की तरह सेलिब्रेट करते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं बस। एक आखिरी चीज़ और फिर ख़त्म करेंगे। जब ये प्रेजेंट्स लोग आते हैं चुनाव के लिए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये सब, क्या किसी के मन में ये भी रहता होगा भाई गाड़ियाँ लेके जाएंगे बढ़िया, बड़ी बड़ी लड़कियों को इम्प्रेस करेंगे, जाके कॉलेज में घुमाएंगे यार, बाहर लोग देखेंगे, रील्स वायरल होंगी,
और फिर लड़कियों का क्या रहता है? आप तो देखते होंगे आपके आसपास की लड़कियां, ग्रुप्स होंगे, फ्रेंड्स होंगी, क्या बातें होती है नॉर्मल लड़कियों में? एज आई सेड कि आपकी कार की रैली, आपके भाड़े के कपड़े, आपके भाड़े के जो भी भाड़े के लोग आ रहे कपड़े? हैं। हाँ, भाड़े कपड़े भी भाड़े में ही पहनते हैं। इतनी कौन 150 वाइट शर्ट लेके घूम रहा है? तो जो भी है आपका भाड़े पे जो चल रहा है कारोबार, उससे कोई भी लड़की तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती है। आप उसको सेफ्टी अश्योर कीजिए। आपके ये जो ऑनलाइन आपने गुंडे बिठा रखे हैं कि वो लोगों को थ्रेट्स देंगे, आप उनको रोकिए। आप उनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कीजिए, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए, उनको उससे मतलब है। लड़कियों, आई गेस लड़कियां जो एटलीस्ट पढ़ने आती हैं, बाहर पढ़ने आती हैं, घर से बाहर पढ़ने जाती हैं, वो काफ़ी क्लियर होती हैं अबाउट देयर प्रायोरिटीज़। आप 10 मिनट के लिए उनके आगे कोई गाड़ी लेके जाओ, आप कुछ कुछ भी करके जाओ, तो वो ऐसे इम्प्रेस नहीं होने वाली हैं। वो अपना फ्यूचर बनाने आई हैं, तो वो गाड़ी भी खुद खरीद सकती हैं, तो वो खुद को उस बेसिस पे इम्प्रेस कर सकती हैं। जो चीज़ वो नहीं कर सकती, जो आप उनके लिए एज स्टूडेंट लीडर कर सकते हो, आप उनको वो चीज़ें दो। तो ये सब इम्प्रेशन नहीं जमता है नहीं लड़कियों में जमता इन है। सब चीज़ों से। थोड़ा उनको सेफ्टी महसूस कराइए, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए, तो थोड़ा तब जाके कोई इम्प्रेस हो सकती है। चलिए भूमिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी, और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस पॉडकास्ट में तब लग रहा है जब लोग आपको थ्रेट्स भेज रहे हैं, आपको डीएम कर रहे हैं, आपके पोस्ट पे जाके कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने भी कई सारी पोस्ट आपकी देखी इस पॉडकास्ट से पहले, मैं कुछ कमेंट्स उनमें देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे कि लोग भेज रहे हैं। शायद बहुत तो अननोन लोग होंगे जो बस हार्ट्स भेज दे रहे हैं कि चलो फ़ोटो देख लिया लड़की का और भेज दो, इस तरह की चीज़ें भी होती। ऐसे डीएम्स भी बहुत सारे आते होंगे आपको कि, लेकिन ये बहुत बुरा है किसी के लिए भी, मतलब किसी के भी घर से अगर कोई भी ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि वो धरती का सबसे डरपोक, सबसे कायर इंसान है, जो लड़कियों की पोस्ट पे जाके उनको कमेंट्स करता है, उनके डीएम में फालतू के मैसेज करता है, उनको थ्रेट्स देता है, रेप थ्रेट देता है, एसिड के थ्रेट्स देता है। और ये कहीं ना कहीं आपका परिवार और आपका घर, ये उसको शो कर देता है कि आप कहाँ से आते हैं। और फिर लोग आपको वैसे ही मान लेते हैं कि आप एक गटर से उठ के आते हैं, कि आप, गटर का मतलब मेरा वो नहीं है कि आप उस तरह के गटर से, लेकिन वो गंदगी है आपके मन में, आपके घर में, आपके दिमाग में, बट ऐसा। मुझे कहीं नहीं लगता है कि कहीं से कहीं तक आप ये करके ये प्रूव कर देंगे कि लड़कियां वीक हैं या महिलाएं वीक हैं। हम उस धरती से हैं जहाँ रानी लक्ष्मीबाई भी आई थी। तो हम अच्छे से अपने अधिकारों पर खड़े होना जानते हैं, हम तलवार भी चलाना जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो आप कहीं भी ये मत सोचिए कि आप जस्ट बिकॉज आपके पास एक ऑर्गन डिफरेंट है फ्रॉम अस, तो आप कहीं भी किसी भी लेवल पर बड़े हो जाते हैं, या आप कहीं भी हमें सप्रेस कर सकते हैं। आप हम ही से निकल के आए हैं, हम ही जननी हैं, हम ही नर्चरर्स हैं। अगर हम आपको बना सकते हैं तो हम आपको मिटा भी सकते हैं। नाइस, ये बढ़िया है। मतलब देखिए, पैदा कहाँ से हुए हैं? माँ से हुए हैं, वो भी एक महिला है। किसी की बहन है, किसी की दादी है, बुआ है, ताई है, चाची है, तो महिला तो है। और भूमिका कह रही है जब हम बना सकते हैं तो हम मिटा भी सकते हैं। तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। हो सकता है कोई आपको पसंद नहीं आ रही, या फिर किसी को आपकी बात पसंद नहीं आ रही, हो सकता है आप सामने जाके बैठिए, बात कीजिए। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है, कोई कोई बात आप कहना चाहते हैं, तो जाके अपनी बात कहिए। सामने वाला या वाली आपको कोई मतलब पकड़ के तो वहीं मारेगा नहीं, खा नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, आप अपनी बात रख सकते हैं। भूमिका, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय दिया और इतनी सारी बातें दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस, एबीवीपी, गर्ल्स और ये सब चीज़ों पे बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे बुलाया।